बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंडक्टर्स विथ कैविटी, मतलब कंडक्टर्स के अंदर अब कैविटी आएगी। और इसमें दो केसेस हो सकते हैं कैविटी के साथ, या तो खाली कैविटी हो, एम्प्टी कैविटी हो, या फिर कैविटी के अंदर भी चार्ज रखा हो, है ना। तो सबसे पहले केस वन कर लेते हैं। तो आपका केस फर्स्ट जो है बच्चों, वो है एम्प्टी कैविटी, मतलब अकेला कैविटी ही होगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कैविटी, एम्प्टी कैविटी, है ना। तो ये वाला केस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एम्प्टी कैविटी का मतलब क्या है कि देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज on the inner surface, on the inner surface of cavity, on the inner surface of the cavity, full stop, the whole charge, the whole charge appears, whole charge appears on the outer surface only, on the outer surface only। तो होता क्या बच्चों, जब आप एम्प्टी कैविटी होती है, कंडक्टर्स में कैविटी है बट कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके कारण कोई भी चार्ज इनर सरफेस की कैविटी में नहीं आ पाता है, सारा का सारा चार्जेस आउटर सरफेस पे जाता है। समझने के लिए डायग्राम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन। तो मान लीजिए ऐसा कोई आपका कंडक्टर है ना, ये ऐसे कंडक्टर है। अब इसमें मान लीजिए कि ये कैविटी है बच्चों, ये यहाँ पे कहीं पे ऐसी कैविटी काटी हुई है, मतलब अंदर से ये इस पोर्शन में हॉलो है। देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, मतलब मटेरियल सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये खाली है, कंडक्टर खाली है, यहाँ पर खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है अंदर, तो उसी को कैविटी बोलते हैं ना, कैविटी बोलते हैं। आई थिंक आपको कैविटी का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि आप जितना भी चार्ज, मान लो इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो ये जो क्यू चार्ज है ये कहाँ जाएगा, ये इनर सरफेस ऑफ द कैविटी पे नहीं आ सकता, इनर सरफेस पर। ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे आएगा, है ना बच्चों, आउटर सरफेस पे। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जहां पे फ्लैट सरफेसेस हैं वहां पर कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे भी सरफेस है, क्योंकि अंदर तो खाली एम्प्टी स्पेस है, तो ये भी सरफेस हुआ। तो हमने तो पढ़ा था कि भाई जो चार्ज आप देते हो वो सरफेस पे डिसाइड होगा, लेकिन इनर सरफेस पे डिसाइड नहीं होगा। अगर एम्प्टी कैविटी है, कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। अब इनर सरफेस पे क्यों नहीं जा सकता, उसका कारण क्या है, तो उसको प्रूफ करना, उसको प्रूफ करेंगे हम गॉस लॉ से बच्चों। तो देखो यहाँ पे लेट सपोज आपने मटेरियल के इनसाइड कैविटी के अराउंड आपने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, लेट सपोज ये आपने गॉसियन सरफेस मान लिया। तो दिस इज गॉसियन सरफेस। अब देखो बच्चों ये जो गॉसियन सरफेस है ये मटेरियल में है, मटेरियल में, कंडक्टर के मटेरियल में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर गॉस लॉ लगाएं, गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाएं, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हम यूज करेंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि ये मटेरियल के अंदर वाला पॉइंट है, और मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस क्योंकि ये मटेरियल के इनसाइड है, मटेरियल में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी कितना होगा बच्चों, जीरो। तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, जीरो। इसका मतलब क्यू एनक्लोज्ड भी क्या हो गया, जीरो। यानी कि इस सरफेस पर, कैविटी वाली सरफेस पर, इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं आ सकता, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा बच्चों, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो देयर इज नो चार्ज, है ना, मेरे को यहाँ पे नो लिखना चाहिए था। देयर इज नो चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, कैविटी के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रिसाइड कर सकता। द होल चार्ज अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बच्चों, अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे अंदर आ गया, तो सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मटेरियल में आ जाएगी ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मटेरियल में, कंडक्टिंग मटेरियल में हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है भाई, इनसाइड द मटेरियल जीरो होती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज डिसाइड नहीं कर सकता, तो जितना चार्ज दोगे वो सारा कहाँ अपीयर हो जाएगा, आउटर सरफेस ओनली, आउटर सरफेस ओनली, है ना। तो आई थिंक बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। इसमें अगर हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहें ना,
तो ये आप मान लो, ये फर्स्ट पॉइंट था जो समझाया गया। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि देयर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside the empty cavity। तो obvious सी बात है, जब वहां पर कोई भी चार्ज नहीं रिसाइड कर रहा है इनर सरफेस पे, तो एम्प्टी कैविटी पर कोई भी आपकी क्या नहीं होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी इनसाइड द एम्प्टी कैविटी। तो एम्प्टी कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकती, ठीक है। और थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे एम्प्टी कैविटी आपका स्फेरिकल शेप में था, बट आपका कंडक्टर का आउटर सरफेस आर्बिट्ररी शेप में, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही हुआ है जैसा आउटर सरफेस है। और अगर ये कैविटी नहीं भी होती तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता आउटर सरफेस में। यानी कि कैविटी के होने से आउटर सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैविटी हो ना हो, आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैविटी, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं there is no effect there is no effect of empty cavity there is no effect of empty cavity on the distribution of charge on outer surface तो आई थिंक बच्चों ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, है ना, समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, आपको ये दो कंडक्टर्स दिए हैं, दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं, मतलब सेम आइडेंटिकल टाइप के हैं। बस अंतर ये है कि ये वो जो कंडक्टर है ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है और इसमें यहाँ पर एक कैविटी है ना, छोटी सी कैविटी है, बाकी कंडक्टर है ना, बस ये अंतर है। मतलब ये जो कंडक्टर है इसी का ये कंडक्टर एम्प्टी कैविटी के साथ है और अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कैविटी है ना। फिर यहाँ पर आपको बोला गया कि इस कंडक्टर में 10 कूलम का चार्ज दिया, इस कंडक्टर में भी 10 कूलम का चार्ज दिया। यहाँ पे जैसे ए बी सी पॉइंट बनाए गए, तो वैसे ही उसी लोकेशन पे यहाँ पे ए डैश कंडक्टर से उतनी दूर, अंदर उसी इनसाइड वाले मटेरियल पे बी डैश और कैविटी के अंदर वाला पॉइंट सी डैश मान लिया हमने। तो आपसे कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है। तो पहला तो ये बोला गया कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम, क्या दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है? हाँ भाई, अभी हमने पढ़ा कि आपका जहां पे फ्लैट सरफेस है वहां पे चार्ज दूर दूर होंगे और जहां पॉइंटेड एजेस हैं वहां पे चार्जेस पास पास होंगे। लेकिन कैविटी के होने से, क्योंकि आउटर सरफेस अभी भी वैसा ही है जैसा कि इसमें है, इसलिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यस, इसका आंसर यस है बच्चों। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो वो भी बच्चों कैसी होंगी? सेम होंगी। तो इसका आंसर भी यस है। क्या ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए डैश पर, क्योंकि सेम लोकेशन पर है कंडक्टर से ए भी और ए डैश भी, तो ऑब्वियस सी बात है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पॉइंट पर सेम ही होंगी, जो कि सेम लोकेशन पर है कंडक्टर से, है ना। फिर ई बी और ई बी डैश, तो ये मटेरियल के इनसाइड है, ये भी मटेरियल के इनसाइड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर भी, बी और बी डैश पे भी सेम है। फिर सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो ये मटेरियल के इनसाइड है, तो ये जीरो है। और ये कैविटी के अंदर है, बट कैविटी के अंदर इनर सरफेस पे कोई चार्ज आता ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? बाहर। और ये एम्प्टी कैविटी है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? जीरो। तो यहाँ पर EC एंड EC डैश पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों? सेम है। तो इसका आंसर भी यस है। तो आप सोचो कि जैसा ये सॉलिड कंडक्टर है वैसा ही ये कंडक्टर है कैविटी के साथ, एम्प्टी कैविटी के साथ, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज में। सारी प्रॉपर्टीज देखो, सारी चीजें सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लो, हर चीज तो एक जैसी है। मतलब जो एम्प्टी कैविटी है उसका कंडक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप नॉर्मल कंडक्टर को पढ़ते हो ना बच्चों, वैसे ही आपको एम्प्टी कैविटी वाले कंडक्टर को पढ़ लेना चाहिए। उसमें कोई अंतर नहीं आता है, कोई इसमें चीजों में दिक्कत नहीं आती है ना।
तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो फिर एम्प्टी कैविटी का मतलब ही क्या है? एम्प्टी कैविटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंडक्टर में कोई नई चीज नहीं लाता है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी कैविटी से डरने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कैविटी कंडक्टर पे किसी प्रकार का कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। तो आप इस बात को नोट करके लिख लें, यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉपी में लिख लेना आप लोग। एम्प्टी कैविटी, एम्प्टी कैविटी, एम्प्टी कैविटी डज नथिंग टू द कंडक्टर, डज नथिंग टू द कंडक्टर। तो कंडक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, एम्प्टी कैविटी से कोई परेशानी है ही नहीं कंडक्टर को, है ना। that is there is no effect, लेकिन याद रखिए मैंने ये कहा है एम्प्टी कैविटी, there is no effect of empty cavity on conductor। तो ये एम्प्टी कैविटी के लिए वैलिड है। अगर कैविटी के अंदर मैं चार्ज डाल दूंगा तो फिर सारी सिचुएशन बदल जाएगी। there is no effect of empty cavity on conductor, है ना। तो इस बात को याद रखना। और सेकंड केस हमारा वही है, अब कैविटी एम्प्टी नहीं होगी, कैविटी में हम चार्ज रख देंगे, अब जो खाली जगह है वहां पे चार्ज रखेंगे। अब देखो फिर सिचुएशन कैसे चेंज होती है, तो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो बच्चों कैविटी वाले सेक्शन में अब हम केस नंबर 2 कर रहे हैं। अब एम्प्टी कैविटी नहीं होगा, कैविटी के अंदर हम चार्ज प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज इनसाइड द कैविटी। सेकंड केस है चार्ज इनसाइड कैविटी। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, और ये बच्चों आपका यहाँ पर एक कैविटी है इस तरीके से। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है इस तरीके से, है ना। डॉटेड लाइन में कंडक्टिंग मटेरियल है और यहाँ पे कैविटी काटी हुई है। फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर भाई आपने क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, है ना। कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया आपने। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्यू चार्ज है बच्चों, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैविटी के अंदर, मतलब अब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी से पास होके कहां से पास होगी? मटेरियल से। लेकिन मटेरियल को तो ये पसंद नहीं है भाई, ये मटेरियल को तो चाहिए ही नहीं ना कि मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे। कैविटी के अंदर हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड कर रहा है, ये कैविटी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कैविटी के बाहर भी आएंगी, और बाहर आएंगी तो कहां से पास होना चाहती है? मटेरियल से। लेकिन कंडक्टर नहीं चाहता कि मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फिर वो अपने चार्जेस को अरेंज करेगा। तो जैसे अभी ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तो ये चार्जेस को इस तरीके से अरेंज करेगा ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इनर सरफेस ऑफ द कैविटी पे ही टर्मिनेट कर जाए। तो सोचो इनर सरफेस पर अगर टर्मिनेट करना है तो कंडक्टर को इनर सरफेस पे कैसा चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज भी कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू। भाई अगर अंदर कैविटी में प्लस क्यू चार्ज है तो इनर सरफेस पर उसको कितना चार्ज प्रोड्यूस करना पड़ेगा? माइनस क्यू, तभी तो टर्मिनेट करा पाएगा। अच्छा ये कंडक्टर वैसे पहले न्यूट्रल था, तो अगर इसने इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा करवा दिया है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ना आ पाए, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज इकट्ठा होगा बच्चों? आप प्लस क्यू, क्योंकि फाइनली कंडक्टर का नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि वो कैसा है? न्यूट्रल कंडक्टर है। तो बाहर आपका प्लस क्यू आ जाएगा। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा कंडक्टर, ताकि अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी हो बच्चों? तो जीरो। तो होगा क्या कि अंदर जो पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट वो इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर जो, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? न्यूट्रल बनाने के लिए अगर माइनस क्यू अंदर गया है तो प्लस क्यू आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर सरफेस से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे निकल जाएंगी, है ना।
तो आई होप आपको क्लियर है। लेकिन मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। मटेरियल के अंदर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होती है बच्चों, जीरो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो आई होप आपको क्लियर होगा। या फिर हम दूसरा सिचुएशन बनाए, यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है कि बच्चों एक कंडक्टर हो इस तरीके से, और इसको आपने बाहर से क्यू चार्ज दिया हुआ है, और यहाँ पे एक ऐसी कैविटी हो, ये कंडक्टिंग मटेरियल है इस तरीके से, आपने बाहर से क्यू चार्ज दे दिया है, और यहाँ पर मान लो आपका स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस कर दिया आपने। चार्ज इनसाइड द कैविटी है ना, तो कैविटी के इनसाइड आपने क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, तो हुआ क्या कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेगा भाई हर डायरेक्शन में। लेकिन कंडक्टर ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मटेरियल से पास हो, तो कंडक्टर क्या करेगा, इसको टर्मिनेट कराने के लिए जो इनर सरफेस है कैविटी की, वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज लेके आना पड़ेगा, तो माइनस क्यू। तभी तो बच्चों क्या होगा, इसको वो टर्मिनेट कर पाएगा यहाँ पर। और अगर माइनस क्यू अंदर लाया है, और जो आपने कंडक्टर को प्लस क्यू दिया था, कैपिटल क्यू, और माइनस क्यू है, तो कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, कैपिटल क्यू। तो अंदर अगर माइनस क्यू आ गया तो बाहर भी कितना आना चाहिए, प्लस क्यू आना चाहिए। मतलब जो बाहर अब चार्ज है, जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज रिसाइड करेगा, वो आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा बच्चों चार्ज, देखें तो वो हो जाएगा प्लस क्यू प्लस क्यू, मतलब क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। क्यों इतना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए भाई, क्योंकि कंडक्टर तो चार्ज है ना ऑलरेडी, इसको क्यू चार्ज दिया गया है। तो इनर सरफेस का जो भी चार्ज है और आउटर सरफेस का जो भी चार्ज है, उन दोनों का सम वापस किसके बराबर आना चाहिए, कैपिटल क्यू के। और अगर पहले न्यूट्रल था तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए था, जीरो, जो कि आ रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू, जीरो हो जाता है ना। तो न्यूट्रल ही रहेगा वो, और यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, इसलिए दोनों का सम कैपिटल क्यू आना चाहिए। तो इस तरीके से चार्जेस को अरेंज कर देता है कौन, कंडक्टर। बट वो अपने मटेरियल के अंदर से, इनसाइड द मटेरियल से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने नहीं देता है। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है बच्चों, जीरो रहती है। तो आई होप आपको ये बात पॉइंट क्लियर होगा, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि जब आप कैविटी में चार्ज रखते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field and electric field lines will be present will be present inside the cavity will be present inside the cavity having charge cavity having charge cavity having charge but not in the material of conductor not in the material of conductor। तो कंडक्टर के मटेरियल में नहीं हो सकता, वो कैविटी के इनसाइड हो सकता है, कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट कंडक्टर के मटेरियल में प्रेजेंट नहीं हो सकता, है ना बच्चों। वहां पे तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कैविटी के अंदर चार्ज रखते हैं तो फिर क्या बदलाव आता है। तो फिर से अपने चार्जेस को सेपरेट करता है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बट मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो चार्ज का अरेंजमेंट कर देगा कौन, कंडक्टर। तो आइए बच्चों आपको केस नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ऐसा कंडक्टर दिया है, इसमें दो कैविटी कट की हुई है, इसको 10 कूलम का चार्ज दिया है। इस वाली कैविटी में -2 कूलम का चार्ज कैविटी के अंदर है, और इस वाली कैविटी में आपका 3 कूलम का चार्ज है कैविटी के अंदर, है ना। और आपसे बोला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच सरफेस, मतलब कैविटी की सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। ये तो सरफेसेस हैं, तो इसमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो होगा क्या भाई कि ये जो -2 है, -2 कूलम को कंपनसेट करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मटेरियल में ना आ पाए, तो यहाँ पे वो +2 कूलम देना पड़ेगा सरफेस पे। मतलब सरफेस पे कंडक्टर को कितना चार्ज पहुंचाना पड़ेगा, +2 कूलम का चार्ज। तो इस वाली कैविटी में तो +2 कूलम का चार्ज आ गया। फिर यहाँ पे 3 कूलम का है, तो इसकी सरफेस में टर्मिनेट कराने के लिए नेगेटिव चार्ज
लाना पड़ेगा, तो कंडक्टर को कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा बच्चों, -3 कूलम। तो -3 कूलम का चार्ज यहाँ पे सरफेस पे लाना पड़ेगा। तो फिर आउटर सरफेस का क्या होगा, आप देखो। तो आउटर सरफेस में तो बच्चों क्या है कि 10 कूलम चार्ज, तो नेट चार्ज होना चाहिए कंडक्टर का। और अंदर कितना चार्ज जा चुका है, +2 कूलम -3 कूलम। तो बचा कितना बच्चों, -1 कूलम, है ना। कुल मिला के जो आपका यहाँ पे आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट इज Q, मान लो Q। और Q और -3 और +2 का सम, जो चार्ज पूरे कंडक्टर को दिया गया 10 कूलम, उसके बराबर होना चाहिए। मतलब Q +2 कूलम -3 कूलम मस्ट बी इक्वल्स टू 10 कूलम, क्योंकि टोटल जो चार्ज है कंडक्टर का वो तो हमेशा 10 कूलम ही रहेगा, क्योंकि 10 कूलम ही प्रोवाइड किया गया है। फिर वो कंडक्टर अपने मन से अरेंजमेंट कर रहा है ना, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो पाए। तो ये हो जाएगा Q -1 कूलम इज इक्वल्स टू 10, और 1 कूलम उधर जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी 11 कूलम। तो आपके आउटर सरफेस में जो है बच्चों वो 11 कूलम चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। तो अंदर एक कैविटी में +2 कूलम, एक कैविटी में -3 कूलम, और आउटर सरफेस में 11 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आपको आसानी से बन जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। फिर इसमें एक चीज और है जो आपको देख याद करनी है, मतलब मैं आपको एक चीज रिवाइज करा रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो वो पूरा यहाँ पर मैं चार्ट के फॉर्म में लिखा देता हूँ आपको। याद है हमने स्फीयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी, स्फीयर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, पोटेंशियल निकाले थे। तो उनको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अब कंडक्टर में बनेंगे। तो आपको याद है मैंने कहा था कि कौन कौन से कंडक्टर्स हैं जिनके लिए सेम बच्चों सेम एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल्स होते हैं ना। तो याद करो, तो मैंने आपको बताया था कि 3 स्फीयर्स के लिए एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या पोटेंशियल हो सकती है। एक तो आपका नॉन कंडक्टिंग, अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, है ना बच्चों। तो उसके लिए भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी होती है, पोटेंशियल वैसा ही होता है। या फिर आपका दूसरा कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो उसके लिए भी सेम चीजें होती हैं, है ना, ये मैंने बताया हुआ था। या फिर तीसरा आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये भी कैसा बिहेव करता है, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ये सारा चार्ज कहाँ आ जाता है बच्चों, सरफेस पर। सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पर। तो सरफेस पे जब आ जाएगा तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बना लेगा। तो अंदर वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये हॉलो जैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में आ जाता है। जैसे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी इसी कैटेगरी में आता है। या फिर कई बार बच्चे इसको कंडक्टिंग शेल भी बोलते हैं। तो कंडक्टिंग शेल्स के लिए भी यही सेम कंडक्टिंग शेल। तो सेम जो मैं आपको यहाँ पे चार्ट बनवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, वो सब इन चारों के लिए वैलिड है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सरफेस पर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये भी हमें बताना है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे E वर्सेस R का ग्राफ, E वर्सेस R का ग्राफ, है ना बच्चों, ये ग्राफ भी हमने बनाया था। उसके बाद पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है, फिर पोटेंशियल आपका आउटसाइड कितना होता है, और फिर यहाँ पर ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, है ना बच्चों। तो ये सारा जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये आगे क्वेश्चंस करने के लिए बड़ा काम का है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे इस पूरी टेबल को। तो सबसे पहले इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग शेल हो, इस पूरे के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बच्चों, 0। ई इनसाइड हमेशा 0 होता है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से 0 से बढ़ जाती थी, याद है बच्चों, बताया था।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस आपका क्या हो जाता था बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। आउटसाइड, तो आउटसाइड में तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, तो आउटसाइड में आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। फिर इसका आपने ग्राफ बनाया था बच्चों, तो वो ग्राफ भी आपको याद होगा, ये आर होता था, ये ई होता था, यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो रेडियस के बराबर होता था। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता था कि यहाँ तक तो जीरो, फिर अचानक से डिसकंटिन्यूटी आती थी, फिर मैक्सिमम हो जाता था ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से ये डिक्रीज कर जाता था। तो ये ग्राफ भी हमने सीखा था। उसके बाद यही चीजें आप यहाँ पे लिखिए, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर बच्चों वो कितना होता था, कांस्टेंट होता था। तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती थी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पर भी क्या होता था, यही होता था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आउटसाइड तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो पोटेंशियल कितना हो जाता था बच्चों यहाँ पर आउटसाइड पर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। फिर इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनता था भाई, ये पोटेंशियल वर्सेस आर का, और ये वाला जो पॉइंट था वो है आर इज इक्वल टू आर। तो देखो बच्चों, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड द कंडक्टर है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, और सेंटर पे भी इतना ही होता था। तो हमने ग्राफ बनाया था, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये, और फिर ये डिक्रीज कर जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी डिक्रीज करता है, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आगे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कंडक्टर से रिलेटेड, तो ये जो चीजें हैं, मतलब सॉलिड कंडक्टिंग शेल की तरह जो काम करता है कंडक्टर, उसके लिए ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, सरफेस पर, इनसाइड पर और आउटसाइड पर, और विद ग्राफ्स, है ना बच्चों। तो आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा कि आगे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो चार्ट है ये याद होना चाहिए, इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि भाई आपको ऐसा इस तरीके से एक कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर भी स्फेरिकल है और उसमें स्फेरिकल शेप की कैविटी काटी हुई है। मतलब ये देखो, ये जो मैं डैश लाइन से बना रहा हूँ, कंडक्टर सब उतना ही है, और अंदर जो है बच्चों वो कैविटी है ना, ये जो अंदर वाला स्फेयर है वो कैविटी है। तो सेंटर से जो कैविटी का रेडियस है भाई वो कितना है, वो आपको दिया है R1, और जो आउटर रेडियस है कंडक्टर का वो है R2, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, और इसमें ये बोला गया था कि इसमें Q चार्ज हमने प्रोवाइड किया है, कैपिटल Q चार्ज प्रोवाइड किया है, ठीक। अब इसमें 3 पॉइंट्स बनाए गए, एक पॉइंट आपका कैविटी के अंदर है जिसको A पॉइंट बोला गया, फिर एक पॉइंट आपका मटेरियल में है जिसको B पॉइंट बोला गया, और एक पॉइंट आपका मटेरियल के बाहर है जिसको C पॉइंट बोला गया। अब आपसे इन तीनों पॉइंट पर तीनों चीजें पूछी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और पोटेंशियल की भी, दोनों चीजें पूछी जा रही हैं तीनों पॉइंट्स पर। यानी आपसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पॉइंट, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड एट C पॉइंट, कॉमा पोटेंशियल एट A पॉइंट, कॉमा पोटेंशियल एट B पॉइंट, कॉमा पोटेंशियल एट C पॉइंट। तो ये आपको निकाल के बताना है। तो इसको अच्छे से करते हैं, देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात तो आप ऐसा सोचो, पहले तो ये देखो कि ये कैविटी एम्प्टी है कि भाई इस पे चार्ज है, कैविटी के अंदर चार्ज है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया, कैविटी के अंदर हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, जो भी चार्ज है वो कैविटी के बाहर है, मतलब मटेरियल में प्रोवाइड किया गया। तो अगर कैविटी एम्प्टी है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कंडक्टर्स विथ एम्प्टी कैविटी बिहेव लाइक एज कंडक्टर ओनली, है ना।
तो उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, कैविटी का कोई फर्क पड़ता ही नहीं एम्प्टी कैविटी का। तो जो भी चार्ज है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस पे इस तरीके से, मतलब अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं। और फिर अगर ये आउटर सरफेस पे हो गया तो ये पूरा का कंडक्टर जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, तो अंदर तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, तो अंदर तो वो कोई चार्ज की एक्टिविटी करेगा ही नहीं, यानी कि ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। अब जो हमने फॉर्मूले हॉलो स्फीयर के पढ़े हैं, चार्ज हॉलो स्फीयर के, वो सारे इसमें लग जाएंगे, एप्लीकेबल है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। आपको पता है ना एम्प्टी कैविटी में सारा जितना भी चार्ज आप देते हो वो सारा कहाँ पे, सरफेस पे आ जाता है कंडक्टर्स के केस में, आउटर सरफेस पर, है ना बच्चों। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला जो हमने हॉलो स्फीयर के सीखे हैं, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन, आप तो कभी भी ऐसा कंडक्टर आए ना तो आप तो इसको ऐसा समझ लिया करो, ये कंडक्टर में आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी बना ली ना, इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर जो है ये इक्विवेलेंट है इसके, मतलब आपने एक कंडक्टर बना लो और ये रेडियस R2 का बना लो और ये हॉलो स्फीयर मान लो जिसके सरफेस पे चार्ज है, इसको ऐसे सोच लिया करो, स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल मान लिया करो, हॉलो कंडक्टर मान लिया करो, और जिसके सरफेस पे चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों, Q। अब आप सारे पॉइंट्स पे बता दो निकाल कर, है ना। तो यहाँ कहीं पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी है और बाहर का कोई पॉइंट सी है, तो तीनों चीजों पर हम सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो आप हॉलो कंडक्टर के बारे में सोचें तो ए तो इनसाइड वाला पॉइंट है, और आपको पता है इनसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। वैसे ही आपसे बोला जाए कि ई बी निकाले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो ई बी कितना होगा, ये भी अंदर है, और वैसे भी बी तो मटेरियल वाला पॉइंट है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी। अगर इस हॉलो स्फीयर के हिसाब से देखें तो अंदर वाले पॉइंट पे 0 होती है, तो वो भी लिख सकते हो आप 0, है ना। फिर ई सी के बारे में सोचें तो बच्चों ई सी क्या हो जाएगा, ई सी बाहर है, तो अगर सेंटर से इसकी दूरी, सी की दूरी स्मॉल आर मान लो, तो ये हॉलो स्फीयर जो है, चार्ज स्फीयर, ये कैसा बिहेव करता है बच्चों, पॉइंट चार्ज की तरह कंसंट्रेटेड एट सेंटर, पॉइंट चार्ज की तरह कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो सेंटर से आर दूरी पर, सी दूरी पर क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो वो भी हमने पढ़ा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपके आंसर आ गए। इसके बाद आपको पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल एट ए, तो ए बच्चों अंदर वाला पॉइंट है, अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना हॉलो स्फीयर के, और किसके बराबर होता है, जो सरफेस पे होता है, तो सरफेस के लिए इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R2, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई R2। वैसे आप वी बी निकाल सकते हो, बी भी अंदर का पॉइंट है तो सेम पोटेंशियल है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो ये भी के क्यू बाई R2 है। और वी सी निकालें तो ये स्मॉल आर दूरी पर है, तो ये के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये जो हॉलो चार्ज स्फीयर है वो कैसा बिहेव करता है बच्चों, ये आपको पता है, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। तो कंडक्टर्स में आपको सवाल करना है हॉलो शेल मानकर, हॉलो कंडक्टर्स मानकर, है ना। तो अभी और भी सवाल करते हैं, उसमें देखिए क्या क्या और यहाँ पर किस तरीके से वो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वाले क्वेश्चन में कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी कैविटी था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, एम्प्टी कैविटी के सवालों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब ये वही स्फीयर है, वही कैविटी है, R1 R2 वही रेडियस है और ABC वही पॉइंट्स हैं, बस अंतर क्या आया है कि हमने कैविटी के सेंटर पे क्यू चार्ज अब रख दिया है, मतलब ये एम्प्टी कैविटी नहीं है, ये कैविटी में विथ चार्ज है ना, तो कैविटी विथ चार्ज। तो यहाँ पे जब आप अंदर क्यू रखते हो तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कराएगा, ये तो आपको पता ही है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा भी है कंडक्टर्स की। लेकिन ये मटेरियल से बाहर नहीं जा सकती, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ये कैविटी की जो इनर सरफेस है उस पर टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब टर्मिनेट करने के लिए कंडक्टर क्या करेगा कि अपने चार्जेस को यहाँ भेज देगा, तो प्लस क्यू से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को टर्मिनेट करवाने के लिए ये इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर देगा कंडक्टर सेपरेशन के थ्रू। और कितना नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेगा बच्चों, माइनस क्यू का। अब क्योंकि ये कंडक्टर तो न्यूट्रल था तो माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ गया, तो बाकी जो बचा हुआ चार्ज है अपोजिट चार्ज, माइनस क्यू को न्यूट्रल करने के लिए प्लस क्यू चाहिए,
तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ अपीयर होगा, मटेरियल के इनसाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो कहाँ पर बच्चों, आउटर सरफेस में। तो अगर क्योंकि न्यूट्रल है तो माइनस क्यू अगर इनर सरफेस पे आ गया है तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आना चाहिए, प्लस क्यू। कंडक्टर ऐसे सेपरेट करेगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू भेज देगा, इनर सरफेस पे माइनस क्यू भेज देगा, तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं की यहीं टर्मिनेट हो गई, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेंगी, आउटर सरफेस से। तो मटेरियल से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, जो कि कंडक्टर का मेन पर्पस होता है। तो आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आप सोच सकते हो, इस कंडक्टर को इक्विवेलेंट ऐसे सोच सकते हो कि एक सेंटर पर क्यू चार्ज है, फिर R1 रेडियस का एक कंडक्टिंग शेल है, हॉलो कंडक्टर है जिसका चार्ज माइनस क्यू है, और एक फिर R2 रेडियस का कंडक्टिंग शेल है, हॉलो कंडक्टर है जिस पे चार्ज प्लस क्यू है। तो अगर ऐसे सोच के करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे सवालों को, है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है उसको बना लेते हैं। मतलब आप इसी चीज को ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे ये तीन तरीके की जो है सरफेस डेंसिटीज है, या तीन तरीके के आपके चार्ज के सिस्टम है जो एक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए। तो सबसे पहले सेंटर पे बच्चों कौन है, पहले हम यहाँ पर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर बना लेते हैं। तो ये आपके दो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो गए, मान लीजिए हॉलो स्फीयर की तरह एक्ट करते हैं ना, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। तो सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो ये पहला स्फीयर है। इस स्फीयर का चाहो तो आप नाम भी दे दो, जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम S1 बोल देते हैं, जिसकी रेडियस R1 है। और दूसरा जो आपका हॉलो स्फीयर है वो कितने रेडियस वाला है बच्चों, R2 रेडियस वाला है, जिस पर चार्ज प्लस क्यू है। अब आपको तीन पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे क्या निकालना है भाई, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना। तो एक अंदर पॉइंट है A, फिर एक B यहाँ बीच में है, और एक ये C यहाँ पर है। तो देखो बच्चों जल्दी से निकालते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कर लो, इस यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको आप S2 मान लेते हैं, हम S2 मान लेते हैं ना। तो आपके तीन सिस्टम हो गए चार्ज के, एक पॉइंट चार्ज और दो हॉलो स्फीयर चार्ज, हॉलो चार्ज स्फीयर S1 और S2। तो यहाँ पे तीनों लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इन तीनों की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, या पोटेंशियल होगा नेट, है ना। तो यहाँ पे तीनों के कारण लिख लेते हैं। तो आपका एक पॉइंट चार्ज हो गया बच्चों Q, दूसरा आपका वो हॉलो चार्ज स्फीयर हो गया S1, और तीसरा आपका S2। तो इनकी वजह से जो टोटल होगा नेट वो इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए पॉइंट पर। तो अगर हम ए पॉइंट पे निकालेंगे तो सबसे पहले आप पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, तो ए पॉइंट मान लो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर S1 के कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों S1 जो है वो तो हॉलो चार्ज स्फीयर की तरह वर्क कर रहा है, और हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर का पॉइंट है ए, S1 के अंदर भी आ रहा है और S2 के अंदर भी आ रहा है। और हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर का पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो। तो S1 के कारण ए पे क्योंकि इनर पॉइंट है इसलिए वो जीरो है, और S2 के कारण भी क्योंकि S2 का भी इनर पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इन सबका सम। भाई किसी भी पॉइंट पे इन तीनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों जो सिस्टम है, उनकी वजह से जो सम है वही तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर ऐसे बी पे निकालेंगे, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर देखो बच्चों, बी पर आप लिख सकते हो कि अगर ये पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर ये जो आपका हॉलो स्फीयर है S1, तो S1 के लिए ये बी पॉइंट बाहर है। तो S1 जो हॉलो स्फीयर है वो एक्ट करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो माइनस क्यू चार्ज है ना S1 पर, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस बी पॉइंट, लेकिन S2 वाला हॉलो स्फीयर के अंदर का पॉइंट है। अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, जीरो। तो देखो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और EB की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और देखो बच्चों जीरो आना भी चाहिए था, क्योंकि बी पॉइंट कहाँ का पॉइंट है, मटेरियल के अंदर का पॉइंट। और हमें पता है कि इनसाइड
मटेरियल, इनसाइड मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। और देखो ये यहां से प्रूव भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, जहां पे मटेरियल होगा वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगी। तो वो आप यहाँ नहीं भी निकालते, डायरेक्ट जीरो रख देते तो भी बन जाता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे निकालोगे तो भी आंसर आएगा जीरो, है ना। फिर आपका सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर सेंटर से आर दूर पे मान लें, तो स्मॉल क्यू चार्ज के कारण, मतलब सेंटर वाले चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो S1 के लिए बच्चों ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो S1 पे जो माइनस क्यू चार्ज है वो कंसंट्रेट हो जाएगा सेंटर पे, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। और प्लस अब ये S2 वाले सरफेस के लिए, S2 वाले हॉलो स्फीयर के लिए भी बाहर का पॉइंट है, तो S2 वाला हॉलो स्फीयर भी एक्ट करेगा पॉइंट चार्ज की तरह कंसंट्रेटेड सेंटर। तो S2 सरफेस पे कितना चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये इनर सरफेस और इनर चार्ज का, कैविटी के चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा, तो सिर्फ आउटर पॉइंट पर, सिर्फ आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ए पोटेंशियल पे आर दूरी पर क्यू से, तो पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर, ये हो गया। फिर प्लस S1 के कारण, तो बच्चों S1 के कारण ये पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये तो आपको पता है। तो S1 के अंदर पॉइंट है, तो S1 में के सरफेस पे जो क्या होगा बच्चों पोटेंशियल, वही ए पे पोटेंशियल होगा। तो ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, माइनस क्यू है ना, तो माइनस बाहर आ गया, तो के क्यू अपॉन इसका रेडियस, इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों R1। फिर प्लस आपका जो S2 वाला सरफेस है, S2 वाला हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसका भी ये इनर पॉइंट है, तो S2 के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही A पे पोटेंशियल होगा, मतलब के क्यू बाई, अब S2 के सरफेस की रेडियस क्या है R2, तो के क्यू बाई R2। तो ये इसी का सम, इसी को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल एट ए। उसके बाद पोटेंशियल एट बी निकालना है, तो पोटेंशियल एट बी कैसे निकलेगा बच्चों, क्यू से आर दूरी पर है, तो के क्यू बाई आर। फिर ये जो S1 के लिए बाहर का पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगेगा S1 सरफेस, तो माइनस के क्यू बाई आर, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर B पॉइंट जो है वो S2 के अंदर वाला पॉइंट है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल जो B के S2 के सरफेस पर है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन R2, क्योंकि S2 सरफेस जो है उसकी रेडियस R2 है। अच्छा, इसका सम करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B आपको मिल जाएगा के क्यू बाई R2, ऐसे देखो। उसके बाद फिर आपको फाइनली किसका निकालना है बच्चों, सी पॉइंट का पोटेंशियल। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सी आर दूरी पर है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर। अब S1 के भी बाहर है, तो माइनस के क्यू बाई आर, और ये S2 के भी बाहर है, S2 के भी आउटसाइड है, तो ये हो जाएगा के प्लस के क्यू बाई आर। तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर हमने कैसे सॉल्व किया। तो कभी भी कंडक्टर का सवाल है उसको हमेशा जितने आप हॉलो स्फीयर में तोड़ सकते हो तोड़ लो, सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, फिर उसके बाद जो भी पॉइंट चार्जेस बन रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस बना लो, हॉलो स्फीयर बन रहे हैं उनको हॉलो स्फीयर बना लो, और फिर उन सबका सम करते जाओ। तो इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा, नहीं तो बड़ा परेशानी होती है ऐसे सवालों करने में, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात आपको समझ में आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। वो खास बात क्या है कि देखो बच्चों, जब हम ए पॉइंट पर मतलब इनर पॉइंट पर, कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पर या कैविटी वाले पॉइंट पर या फिर इनर सरफेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो आउटसाइड सरफेस के कारण S2 के कारण या S1 के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनर चार्ज की वजह से ही है, आउटर चार्जेस की वजह से या आउटर सरफेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर। यानी कि किसी भी इनर पॉइंट पर आउटर चार्ज का या आउटर सरफेस का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, यानी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट ही नहीं होता है कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर।
है ना बच्चों, कैविटी के अंदर इनर चार्जेस पर या कैविटी के इनसाइड। और वैसे ही आप देखो तो अगर हम बाहर वाले पॉइंट पे बात करें सी पर, तो सी पर इनर चार्जेस की वजह से या कैविटी के अंदर जो चार्ज है या इनर सरफेस जो S1 है उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटर चार्ज की वजह से आया, आउटर सरफेस पे जो चार्ज है। तो इनर चार्ज का कोई इफेक्ट आउटर चार्ज पे नहीं होता या फिर आउटर पॉइंट पे नहीं होता है, जो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है उसका इफेक्ट। और कोई भी बाहर का इफेक्ट कैविटी के अंदर नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंदर दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस कैविटी में, कंडक्टर में, इस कैविटी में कोई इंस्ट्रूमेंट रख दो और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दें बच्चों, अगर आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है। ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना। बाकी मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं अब, तो ये किसी भी शेप ऑफ द कंडक्टर के लिए वैलिड है। यानी जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटर चार्जेस हैं या आउटर सरफेसेस है, उन पे जो भी चार्जेस हैं उनका कोई इफेक्ट कैविटी के अंदर नहीं होता है। कैविटी के अंदर सिर्फ कैविटी वाले चार्ज का इफेक्ट होता है, बाकी किसी का भी इफेक्ट नहीं होगा। चाहे आउटर कितने भी चार्जेस रखे हों, एक्सटर्नल कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, उसका कोई भी इफेक्ट कैविटी के अंदर नहीं होता। यानी आप सोचो किसी मटेरियल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना हो, बचाना हो, तो उसको कंडक्टिंग कैविटी के अंदर रख देना चाहिए। तो अगर आप कैविटी के अंदर रख दोगे तो वो चीज बच जाएगी, उस पर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का या बाहर के चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। तो ऐसे जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना बच्चों, जितने भी, उनमें बड़ा काम आता है। उनको अगर बाहर बनाना होता है, तो जब आप लेबोरेटरी अगर कभी गए हैं, लैब अपनी स्कूल की लैब में अगर कभी गए होंगे आप, तो आप देखो जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है, जैसे आपने कभी ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया हो और किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया हो, डायोड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट अगर किए हैं, तो आप देखोगे कि उसको एक कंडक्टिंग बॉक्स में रखा जाता है। मतलब जिस बॉक्स में रखा जाता है वो कंडक्टर का बना होता है, तो कंडक्टर के अंदर कैविटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप को बचा लेता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का या एक्सटर्नल चार्जेस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो अपना स्मूथली वर्क करते रहता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टिंग कैविटीज, है ना बच्चों। तो इस बात को, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मैंने आपको समझाया, इसको हम लिख लेते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने समझी थी पिछले न्यूमेरिकल के थ्रू, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और वैसे भी आप इस बात से भी सोच सकते हो, अगर इनर चार्जेस का आउटर पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बच्चों, वो तो कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर के चार्जेस का बाहर कोई इफेक्ट नहीं है, तो बाहर के चार्जेस का अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं ना, हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट due to inner charges is 0। तो आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनर चार्जेस की वजह से, इनर कंडक्टर, वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर inner charges of conductor कंडक्टर इनर चार्जेस ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है बच्चों, जो चार्जेस कहां पे प्रेजेंट है, इनर कैविटी प्लस इनर सरफेस, है ना। इन दोनों को साथ में बोल रहे हैं इनर चार्जेस, है ना। तो इनर सरफेस जो है और इनर कैविटी में जो चार्जेस प्रेजेंट है कंडक्टर में, डज नॉट प्रोड्यूस
डज नॉट प्रोड्यूस, अगर उनकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वो कोई भी इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट outside the conductor, outside the conductor। और उसके बाद आप लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके, as we know that, as we know that, as we know that electrostatic force, as we know that electrostatic force, electrostatic force is an action reaction pair, action reaction pair, action reaction pair due to which, due to which, due to which electric field, due to which electric field at inner surface, inner surface या inner points लिख लो, inner points है ना जो कैविटी में होंगे, inner points inside cavity, inside cavity due to, due to outer charges, due to outer charges, outer charges or external electric field, or external electric field does not, does not, सॉरी डज नॉट लिख दिया मैंने, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनर पॉइंट्स इनसाइड द कैविटी ड्यू टू विच आउटर चार्जेस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो। तो वो भी कैसा होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि इनर की वजह से आउटर में जीरो है तो आउटर की वजह से इनर में जीरो होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। तो इज आल्सो जीरो, है ना बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वल्स टू जीरो, दैट इज external electric field, that is external electric field does not, external electric field does not produce, produce, does not produce any electrical effect, does not produce any, so students that is external electric field does not, है ना एक बार आएगा, does not produce any electrical effect, electrical effect inside the cavity, inside the cavity of a conductor, of a conductor, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना is known as, is known as electrostatic shielding, electrostatic shielding, electrostatic shielding, है ना बच्चों। और आप यहाँ पे फाइनली एक पॉइंट भी लिख सकते हो जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, concept of electrostatic shielding, electrostatic shielding
is applicable for any shape of conductor एंड कैविटी। कैविटी का भी कैसा भी शेप हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंडक्टर और कैविटी के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कैविटी है कैसे भी शेप की है, कैसे भी शेप के कंडक्टर के अंदर है, और वहां पे अगर आप किसी चीज को रख दोगे तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगी, मतलब शील्ड हो जाएगी। तो उसमें कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा ही नहीं, एक्सटर्नल चार्जेस का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों? फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया, बोला गया है ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, कैविटी के अंदर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और क्यू चार्ज हमने कंडक्टर को भी दे दिया है। और यहाँ पे वही 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब इनर रेडियस जो है वो r है और आउटर रेडियस जो है वो 2r है। तो सबसे पहले आप बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर आप वही कॉन्सेप्ट लगा लेना, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना के सॉल्व कर लेना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी पूछा गया। तो यहाँ पे क्यू करेंगे तो बच्चों यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो माइनस क्यू लाना पड़ेगा कंडक्टर को, और क्योंकि इसका नेट चार्ज क्यू है तो आउटर सरफेस पे आप सोचो कितना चार्ज आए कि इनर और आउटर सरफेस मिलकर क्यू हो जाए। तो आउटर सरफेस पे बच्चों 2q लाना पड़ेगा, 2q। तो 2q माइनस q, तो ये q बचेगा जो चार्ज आपने कंडक्टर को दिया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो आप। पहले एक पॉइंट चार्ज है q, फिर आपका एक सरफेस है S1 जिस पर माइनस q चार्ज है, इसको हॉलो स्फीयर मान लो। फिर आपका एक और सरफेस हो गया कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर जो जिसपे प्लस 2q चार्ज है, ये आपका S2 सरफेस हो गया। और इसकी रेडियस हो गई बच्चों 2r, इसकी रेडियस हो गई r, और ये 3 पॉइंट A B और ये C। तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पर 3 सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा। पहला एक पॉइंट चार्ज, फिर S1 सरफेस, फिर S2 सरफेस। तो सबसे पहले आपको EA निकालना है। तो A पॉइंट पर r दूरी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा KQ बाई r स्क्वायर। फिर S1 के कारण, तो S1 के तो ये अंदर पॉइंट है तो S1 के कारण 0 होगा। S2 के भी A जो है वो अंदर पॉइंट है तो 0 होगा। तो टोटल आ गया KQ बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। फिर पोटेंशियल अगर देखें तो A पर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना हो जाएगा KQ बाई r, और माइनस Q के कारण, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये S1 के अंदर है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर पोटेंशियल होगा। हॉलो स्फीयर में तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू बाई इसके सरफेस पे, तो इसकी रेडियस r है तो के क्यू बाई r लिखेंगे। फिर प्लस S2 के भी ये अंदर है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो ये पे पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा 2kq, 2q है ना, तो 2kq अपॉन इसकी रेडियस, तो वो 2r है। तो देखो बच्चों 2 2 कैंसिल, तो ये प्लस kqr और माइनस kqr कैंसिल हो जाएगा। तो ये kq बाई स्मॉल r, ये पोटेंशियल है ए पॉइंट पर। फिर पोटेंशियल बी पॉइंट पे निकालना है, तो बी पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हो। पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी मान लो बी पर, तो के क्यू बाई आर हो गया। फिर यहाँ पर प्लस S1, तो S1 माइनस है बच्चों तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, है ना। और फिर आपका यहाँ पर प्लस 2q के कारण, तो ये प्लस 2kq बाई 2r, क्योंकि इसके अंदर है तो सरफेस वाला पोटेंशियल, तो 2 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये बी पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे आप चाहो तो ए बी सी के लिए बाकी जो निकालना है वेरिएबल्स वी बी वी सी या फिर ई बी ई सी वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे बहुत सवाल आते हैं, कभी यहाँ पर माइनस क्यू रख देंगे, इसको 3q कर देंगे। तो बेसिकली आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने सही ढूंढा है, फिर आप यहाँ पे लिख लो कितने स्फीयर बन रहे हैं, कितना पॉइंट चार्ज है, उन सब के कारण लिखते जाओ, और वो जो मैंने चार्ट बनवाया था उसको फॉलो कर देना, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसे नहीं करोगे फिर इसको सोचोगे तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको सोचना, है ना, तो फिर वो बनेगा नहीं सवाल आपसे। ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो देखो बच्चों कंडक्टर के शेप
और कैविटी के शेप में आउटर और इनर चार्ज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होता है, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसके बारे में जरा सोचते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं दो टर्म लिखूंगा, एक NU यूज कर रहा हूं, NU का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, NU का मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, उसके लिए हम NU यूज करेंगे। और जो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए बच्चों U का उपयोग करेंगे। तो U मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और NU मीन्स कैसा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अब देखो जैसे फर्स्ट केस, अगर आपका कंडक्टर भी स्फेरिकल है और कैविटी भी स्फेरिकल है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बड़ा ही आसान है ये तो, है ना। तो अगर यहाँ पे बीच में सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा है तो आपको पता है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा -Q का और फिर बाहर +Q का, तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, स्फेरिकल शेप की कैविटी है तो ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और बाहर भी आपको पता है स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, बाहर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अंदर भी U बाहर भी U। उसके बाद सेकंड केस देखो, अगर आपका इस तरीके का शेप का कंडक्टर है और कैविटी है, देखिए मतलब कंडक्टर तो आपका स्फेरिकल है इस तरीके से, बट कैविटी ऐसे आर्बिट्रेरी शेप की है और यहाँ पर Q चार्ज रखा है, तो फिर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको पता है यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स में ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा और फ्लैट एंड्स में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, और बाहर क्योंकि स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको इस तरीके से अगर कैविटी का आर्बिट्रेरी शेप है तो अंदर कैविटी में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बाहर स्फेरिकल शेप है तो बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। फिर केस नंबर थर्ड में क्या होगा कि आपका मान लो कि यहाँ पर बच्चों इस तरीके से कैविटी है, ये आपका कंडक्टर कुछ ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का है और कैविटी स्फेरिकल है और बीच में Q चार्ज रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा U, लेकिन बाहर फ्लैट सरफेस में पॉइंटेड एंड्स में ज्यादा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कंडक्टर के बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, और अंदर होगा यूनिफॉर्म। ठीक, तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। उसके बाद फिर जैसे फोर्थ पॉइंट अगर हम लें तो बच्चों क्या होगा, फोर्थ पॉइंट इस तरीके से कि मान लीजिए कि अंदर की जो कैविटी है वो भी आर्बिट्रेरी शेप की है और बाहर का जो कंडक्टर है वो भी ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का है, ये कंडक्टर है। तो अब यहाँ पे अगर आप +Q चार्ज रखोगे तो obvious सी बात है कि यहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और बाहर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, दोनों साइड नॉन यूनिफॉर्म। अब कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तभी है, जैसे कैविटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म तभी होता है जब कैविटी स्फेरिकल शेप की काटी जाती है, लेकिन स्फेरिकल शेप काटना ही एकमात्र कंडीशन नहीं है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात आपको समझना है। तो कभी जैसे स्टेटमेंट आ जाए कि स्फेरिकल कैविटीज हैव ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेटमेंट गलत है। वो एक्चुअली में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की एक और कंडीशन है। आप सोचो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि इस चार्ज को सेंटर पे रखा है, लेकिन आप सोचो कि कोई भी ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है बट उसमें कैविटी आपका स्फेरिकल है, स्फेरिकल कैविटी है, बट चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है। चार्ज तो बच्चों कहीं ये सेंटर C यहाँ पर है और चार्ज Q यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो आप खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंसिटी कहाँ होगी, जो पास वाला सरफेस है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत क्लोज होंगी, जबकि दूर वाले सरफेस पे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कम होगी, तो यहाँ पे कम चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा इसको टर्मिनेट करने के लिए। ज्यादा चार्ज कहाँ आएगा, जो बिल्कुल पास वाला सरफेस है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वहां पे एब्जॉर्ब कराना होगा। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप होने के बावजूद अंदर की कैविटी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ही क्योंकि इस तरीके से, लेकिन अंदर जो है बच्चों वो भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा।
भले ही स्फेरिकल शेप की कैविटी है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्फेरिकल शेप होना ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है। एक्चुअली में स्फेरिकल शेप होना चाहिए और कैविटी के सेंटर पर चार्ज रखा होना चाहिए, तभी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैविटी में वो कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है, कई बार ये पूछा गया और एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि इस तरीके से, मतलब किसी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, तो ऐसा बोला गया था ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर गिवन कंडक्टर। तो गिवन कंडक्टर के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। कंडक्टर इस तरीके से दिया था, कंडक्टर स्फेरिकल शेप का था, उसमें कैविटी भी स्फेरिकल थी, बट जो चार्ज है बच्चों वो इधर था, इसका सेंटर इधर था बट चार्ज पास में रखा था। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, छोटा बन गया है तो उसमें समझ में नहीं आएगा, तो कैविटी थोड़ी बड़ी बना लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये सेंटर था बट चार्ज यहाँ रखा गया था और आपसे पूछ रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो बताइए। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे प्लस क्यू है कैविटी के अंदर, तो इसको माइनस क्यू लाना पड़ेगा टर्मिनेट करने के लिए, और ये माइनस क्यू लाएगा तो जो न्यूट्रल कंडक्टर है तो प्लस क्यू आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ये आपका कंडक्टर है। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे सेंटर पे नहीं है चार्ज, यहाँ पे इसके पास है, तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे निकलेंगी, तो इसकी जो बच्चों डेंसिटी है वो ज्यादा कहाँ रहेगी, आप खुद बताएं, जो सरफेस पास वाला है। और फिर मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती नहीं, ये सब यहाँ टर्मिनेट होंगी, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस को इकट्ठा होना पड़ेगा, यहाँ पे कम नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होंगे। फिर जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर, बाहर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो बढ़िया ऐसा लगेगा कि वो सेंटर से पास हो रही है, रेडियली आउटवर्ड्स निकलेंगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनाना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका करेक्ट डायग्राम है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे नोट लिख लें अपन इसी बात को जो अभी हमने समझा। नोट में आप लिख लेंगे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैविटी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन appear on the surface of cavity, inside conductor is only when cavity is spherical in shape, and charge is placed at the center of cavity. Charge is placed at the center of cavity. नहीं तो बच्चों कहीं और चार्ज रखा रहेगा तो कभी भी कैविटी के सरफेस पर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो उसकी एकमात्र कंडीशन स्फेरिकल शेप होना नहीं है, चार्ज का सेंटर पे भी रखा होना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ।